गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने प्रॉफिट लॉस यानी मॉनेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट करा था। उसकी थ्योरी हमने देख ली थी और एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि एक छात्र एक ऑनलाइन दुकान से 20% छूट पर एक किताब खरीदता है। उसका मित्र उसी पुस्तक की दूसरी प्रति पुस्तक मेले में अपने मित्र से 20% कम देकर 192 रुपीज में खरीदता है। किताब की पूरी कीमत क्या है? यानी किताब की जो ओरिजिनल प्राइस है, जो एमआरपी है, वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि एक छात्र ऑनलाइन दुकान से 20% छूट पे किताब खरीदता है। अगर हम मान के चले कि पुस्तक की जो एमआरपी है वो 100 रुपए है, हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो छूट होती है यानी कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम पुस्तक की एमआरपी यानी पुस्तक की जो प्राइस है वो 100 मान के चलें, तो जो पहला छात्र है उसको कितने में मिलेगी? वो 20% छूट पे खरीदता है। 100 पे 20% की छूट कितनी हो जाएगी? 20% यानी कि 1/5। यानी अगर वस्तु की एमआरपी 5 रुपए है तो उस पे जो छूट मिल रही है यानी जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 रुपीज का। यानी 5 रुपए की वस्तु उसके पड़ रही है 4 रुपए में डिस्काउंट के बाद। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि पुस्तक की जो एमआरपी है वो कितने है? 100 रुपए है। तो कितने हो जाएगी डिस्काउंट के बाद? हो गई 80 रुपीज। ये है पहले छात्र जो कि पुस्तक के पैसे देकर आता है। उसके बाद बोल रहा है कि उसका मित्र उसी पुस्तक को, यहाँ पे सेम पुस्तक की बात हो रही है, इसका मतलब दोनों पुस्तकों की जो एमआरपी है वो तो सेम रहेगी। वही एमआरपी उस पुस्तक की है और उसी पुस्तक की, सेम पुस्तक की बात कर रहा है। यानी कि दोनों की जो एमआरपी है, जो मार्क्ड प्राइस है यानी मार्केट प्राइस जो है वो दोनों की क्या है? सेम है, क्योंकि सेम पुस्तक की बात हो रही है यहाँ पे। उसी पुस्तक की दूसरी प्रति यानी उसकी कोई और कॉपी पुस्तक मेले में अपने मित्र से 20% कम देकर 192 रुपीज में खरीदता है। तो मित्र ने कितने में लिया? अगर हम 100 एमआरपी मान के चल रहे हैं तो मित्र ने उसमें उसको लिया है 80 रुपए में, लेकिन उसके दोस्त ने तो मित्र से भी 20% कम दिया है। तो 20% कम देने का मतलब क्या हो गया? हमने यहाँ पे देखा है 20% का मतलब 1/5। अगर 5 रुपए वस्तु है तो उस पे 1 रुपए कम देगा। ठीक है, 5 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए कम दे रहा है, यानी कि 5 रुपए की वस्तु के 4 रुपए दे रहा है। ठीक है, 20% कम दे रहा है। 5 की वस्तु के कितने दे रहा है? 4 रुपए दे रहा है। लेकिन हमें पता है छात्र ने तो उसके 80 रुपए दिए, तो ये कितने हो गए? इनटू किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 80 आ रहा है, तो इस साइड में भी हम क्या कर देंगे? 16 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 16 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 64। यानी उस पुस्तक के उस मित्र है उसने इस कम दिया है। 80 का 20% कम कितना हो गया? इसने इसके 64 रुपीज दिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि मित्र ने 20% कम देकर फाइनली उसे 192 रुपीज में खरीदा है। यानी इस 64 की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 192 है। तो कितने से मल्टीप्लाई करने पे 192 आ रहा है? देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 192 आ रहा है। यानी कि इस 64 की वैल्यू हमें पता है कि 192 है, तो इस 100 की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 300, यानी कि 300 रुपए। तो यहां से हमें पुस्तक की जो एमआरपी है यानी उसकी क्या पूछा हमसे? पूरी कीमत, ओरिजिनल प्राइस, जो उस पे मार्क्ड प्राइस है वो हमें पता चल गई। कितने रुपए है? 300 रुपए। यही हमसे पूछा है, तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 300 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि एक कीमती पत्थर 1:2:3:4 के अनुपात के वजन वाले, ये क्या दे रखा है? इनके पत्थर के वजन का
अनुपात हमें दे रखा है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये चीज क्या दे रखी है कि एक पत्थर है वो कि 1:2:3:4 के अनुपात के वजन वाले 4 टुकड़ों में टूट जाता है। कोई पत्थर है जो कि टूट जाता है और टूटने के बाद उसके वजन का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है कि वो किस वजन के अनुपात में टूटता है। ऐसे पत्थर का मूल्य, उसके मूल्य की बात कर रहा है, उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होता है। तो मूल्य क्या है? वजन के वर्ग के समानुपाती होता है। टूटने के कारण मूल्य में कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये हमसे पूछ रहा है। हमें बोल रहा है कि कोई पत्थर है जो कि 1:2:3:4 के रेशियो में, यानी ये उनके वजन का, वेट का रेशियो दे रखा है, इस वेट के रेशियो में वो टूट जाता है और उसका जो मूल्य है, यानी कि पत्थर की जो प्राइस है वो क्या है? उसके वजन के वर्ग के समानुपाती प्राइस होती है। तो हमसे पूछ रहा है कि टूटने से पहले और टूटने के बाद के जो मूल्य है कितने प्रतिशत की उसको हानि होती है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है वजन, और वो भी कब का दे रखा है? टूटने के बाद का वजन। पत्थर के टूटने के बाद का वेट, क्या वेट दे रखा है? इसका रेशियो दे रखा है 1:2:3:4। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु मान लो टूट जाती है तो क्या उसके वजन पे कोई फर्क पड़ता है? अगर मान लो ये मार्कर है, ये टूट जाता है, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, तो इसका जो वेट है वो तो उतना ही रहेगा। अगर दोनों पार्ट के एक साथ वेट देखें और पूरे मार्कर का अगर वेट देखें तो वो तो सेम ही रहेगा। यानी कि अगर कोई वस्तु टूट जाती है तो उसके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टूटने से पहले और टूटने के बाद, यानी पूरी वस्तु का वेट और टूटने के बाद उसके पीसेस का जो वेट है वो तो बराबर रहेगा। तो यहां से अगर हम बात करें कि जो भी पत्थर टूटा है उसका वेट तो हमें ये है, पता चल गया। अगर टूटने से पहले, पत्थर के टूटने से पहले की अगर वेट की बात करें तो वो वेट क्या होगा? इसका जो टोटल वेट है, टूटने के बाद जो टोटल वेट है वही तो इसका टूटने से पहले वेट था। तो यानी 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना हो गया? 10 हो गया। इसको किसी में भी ले सकते हैं, वेट है, ग्राम में ले लो, किलोग्राम में ले लो। अब पत्थर है तो ग्राम में ही होगा कोई ना कोई। तो यानी टूटने से पहले उसका टोटल वेट है 10 और टूटने के बाद ये जो 10 है ये 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। अब देखते हैं प्राइस की बात। ये तो हो गई वेट की बात। अब अगर हम प्राइस की बात करें, टूटने से पहले प्राइस और टूटने के बाद प्राइस। प्राइस के लिए बोल रहा है कि उसके मूल्य वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो टूटने से पहले वेट क्या है? 10 है, तो प्राइस क्या हो जाएगी? वजन के वर्ग के समानुपाती, यानी 10 का वर्ग, यानी 10 के स्क्वायर के समानुपाती है। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो प्राइस है वो वेट का स्क्वायर के बराबर है। ये मतलब हुआ इस बात का। तो यानी टूटने से पहले आ रहे हैं यहाँ से 100 रुपए इसकी प्राइस थी। तो टूटने के बाद अगर प्राइस की बात करें तो वजन के वर्ग के समानुपाती। तो यहाँ पे क्या होगा? एक पीस है 1 ग्राम का, एक पीस टूटा है 2 ग्राम का, एक 3 ग्राम का, एक 4 ग्राम का। तो इसकी प्राइस कैसे निकालेंगे? अलग अलग चारों के वर्ग का सम करना पड़ेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। यहां से कितने आ जाएगा? 1 + 4 + 9 + 16। अगर इसका सम करें तो कितना आ रहा है? 25 और 5 30। यहां से आ रहा है 30, यानी 30 रुपए प्राइस आ गई टूटने के बाद। अब देखो हमें दोनों प्राइस पता चल गई। टूटने से पहले इस पत्थर की प्राइस थी 100 रुपए और टूटने के बाद इस पत्थर की प्राइस हो गई 30 रुपए। हमसे यही तो पूछ रहा है कि टूटने के कारण मूल्य में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो 100 रुपए का पत्थर था जिसकी वैल्यू टूटने के बाद कितनी हो गई? 30 रुपए। कितने रुपए की हानि हो रही है यहाँ पे? अगर पैसों में बात करें यानी रुपए में बात करें तब तो 70 रुपए की हो रही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में।
हमसे जो हानि है वो परसेंटेज में पूछ रहा है। तो यहाँ से कितने का लॉस हो रहा है, इसको 70 रुपीज का लॉस हो रहा है। इन 70 रुपयों की जो हानि हो रही है वो किस पे हो रही है, 100 रुपए पे हो रही है। तो यहाँ से अगर हम लॉस परसेंटेज की बात करें, हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ से इसको लॉस हो रहा है। 100 रुपए का पत्थर था जो टूटने के बाद 30 रुपए उसकी प्राइस हो गई, यानी यहाँ पे 70 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज निकालें तो 70 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है 100 रुपए पे, यानी जो पहले वाली प्राइस है उसी पे तो होगा जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर देंगे, 100 से 100 कट हो गया, तो यहाँ से आ गया 70% का उसे लॉस हो रहा है। तो उसके मूल्य में कितनी गिरावट आ गई टूटने के बाद, 70% की उसके मूल्य में गिरावट आ गई। तो ऑप्शन सी 70% ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि एक आदमी 3 वस्तुएं ए, बी तथा सी बेचता है। कोई व्यक्ति है जो कि 3 वस्तुएं ए, बी और सी बेच रहा है। ए पर उसे 10% का लाभ होता है, बी पर 20% लाभ प्राप्त करता है तथा सी पर 10% की हानि होती है। तो तीनों का अलग अलग हमें बता रखा है कि ए पे 10% लाभ होता है, बी पे 20% लाभ होता है तथा सी पे 10% की हानि होती है। ए और सी के संयुक्त बिक्री मूल्य पर ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो ए और सी जब दोनों को साथ में बेचता है वो, तो उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। जबकि बी और सी के संयुक्त मूल्य पर उसे 5% का लाभ होता है। जब ए और सी को एक साथ बेच रहा था तब तो उसे ना लाभ हो रहा था और ना ही हानि हो रही थी, लेकिन जब वो बी और सी को एक साथ बेच रहा है तो उसे 5% का लाभ हो रहा है। अब देखो हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे वस्तुओं का क्रय मूल्य नहीं पता, विक्रय मूल्य नहीं पता, तो हम लेके चलते हैं। देखो 3 वस्तुएं दे रखी हैं, कौन कौन सी है, ए, बी और सी। अगर हम इनके क्रय मूल्य ले लेते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो यहां से हम, अब हमें तीनों का पता है कि ए पे क्या हो रहा है, 10% का लाभ, लाभ को मैं यहां से प्लस से डिनोट कर रही हूं। बी पे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, और सी पे हो रहा है 10% की हानि। ठीक है, तो यानी ए जो वस्तु है, कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य ए है उस पे 10% प्रॉफिट, जिसका क्रय मूल्य बी है उस पे 20% प्रॉफिट, और क्रय मूल्य सी वाली वस्तु पे 10% की हानि हो रही है। अगर हम तीनों वस्तुओं की अलग अलग बात करें, अगर उनके क्रय और विक्रय मूल्य यानी उनके सीपी और एसपी की हम बात करें, निकालें, तो ए जो वस्तु है देखो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 10%। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। उसका क्रय मूल्य तो हमें पता है ए है, हम ए लेके चल रहे हैं, हमें उसका विक्रय मूल्य पता करना है। 1/10 का मतलब क्या हो गया, 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि 10 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10 रुपए की वस्तु को 11 में बेच रहा है। तो 1 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, 11/10 में। तो ए रुपए की वस्तु को हमने कॉस्ट प्राइस क्या ली है, ए रुपए लिया है, तो ए रुपए की जो वस्तु है उसको बेचेगा 11/10 इंटू ए। तो यहां से क्या आ रहा है, 1.1 ए। तो जो ए की कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो क्या आ गई, 1.1 ए। सेम हम बी की कॉस्ट प्राइस अगर पता करते हैं तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100 यानी 1/5। तो क्या आ रहा है बी का, 1/5। ये तो हमने ए का निकाल लिया, 1/5 यानी 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचेगा। अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो उस पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 रुपए की वस्तु को बेच रहा है 6 रुपए में। ठीक है, तो 1 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, 6/5 में। तो ए रुपए, सॉरी बी की कॉस्ट प्राइस क्या है, हम बी की बात कर रहे हैं, तो बी की कॉस्ट प्राइस है स्मॉल बी, तो बी रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, 6/5 इंटू बी। तो 6/5 कितना हो जाएगा, 1/5, 1/1.2। ठीक है, 1.2 बी हो गया।
तो हमें बी की सेलिंग प्राइस पता चल गई 1.2 बी हो गई। अब अगर हम सी की बात करें तो सी को क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, यानी 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, एक जीरो से कट हो गया, 1/10। देखो कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद रख लेने चाहिए, जो बार बार काम में आते हैं। जैसे कि 10% आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 1/10 की बात कर रहा है, 20% आते ही 1/5 की बात कर रहा है, 25% आते ही 1/4 की बात कर रहा है। तो यहां से ये कॉमन परसेंटेज हैं जो कि बार बार काम में लिए जाते हैं। तो इसका मतलब डिवाइड बाई 100 करके निकालते हैं, डायरेक्ट इनकी जगह आप 1/10, 1/5, 1/4 ये यूज करो, उससे क्या होता है थोड़ा आसानी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो अगर हम सी की बात करें 1/10 लॉस हो रहा है, यानी 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहां से अगर हम बात करें तो 10 रुपए की वस्तु को वो 9 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए की वस्तु को कितने में देगा, 9/10। और सी की कॉस्ट प्राइस क्या है, हमने लेके चलिए सी की कॉस्ट प्राइस स्मॉल सी, तो सी रुपए की वस्तु को वो देगा 9/10 इंटू सी, यानी 0.9 इंटू सी। तो सी की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ गई, 0.9 सी। अब हमें यहां से ए बी सी तीनों की कॉस्ट प्राइस पता चल गई और तीनों की जो सेलिंग प्राइस है वो पता चल गई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि ए और सी की संयुक्त बिक्री मूल्य पर ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। हमने यहाँ पे दोनों की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्यों निकाली है, ऐसे तो हम नहीं निकालते, लेकिन देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और सी को एक साथ बेच रहे हैं। अब एक साथ बेच रहे हैं तो उनपे प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हमें दोनों का एक साथ कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और दोनों का एक साथ सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। सेम अगर आगे बात कर रहा है कि बी और सी को भी संयुक्त रूप से बेच रहा है, यानी बी और सी की एक साथ हमें सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए और दोनों की एक साथ हमें कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। तो यहां से हमने कॉस्ट प्राइस मान के चले और हमें परसेंटेज दे रखा है कि किसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेलिंग प्राइस यहां से निकाल ली। तो ये वाला पोर्शन मैं रफ कर देती हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने कैसे निकाला है। उसके बाद देखते हैं उसमें क्या कंडीशन दे रहा है। ये था 20% प्रॉफिट और ये था 10% लॉस, ठीक है। अब देखो आगे क्या कंडीशन बोल रहा है। अगर हम हमारी पहली कंडीशन देखते हैं तो पहली कंडीशन में ये बोल रहा है कि ए और सी के संयुक्त बिक्री मूल्य पे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। ना ही लाभ और ना ही हानि की कंडीशन का क्या मतलब हुआ है कि यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, दोनों सेम है। जितने मूल्य में उसने पुस्तक को खरीदा किसी वस्तु को, उतने ही मूल्य में उसने उस वस्तु को बेच दिया। तो उस कंडीशन में उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा और ना ही लॉस हो रहा है। तो यानी इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो अगर हम इनकी बराबर करें, किस किस की बात कर रहा है, ए की और सी की, इन दोनों की बात कर रहा है। तो ए की कॉस्ट प्राइस है ए और सी की है सी, तो ए प्लस सी, क्योंकि संयुक्त रूप से बात कर रहा है, किसके बराबर है, इन दोनों की सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 1.1 ए प्लस 0.9 सी, ये दोनों बराबर हो रहे हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको यहां से सोल्व करें तो देखो ये इधर चला जाएगा, तो 1.1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0.1 ए इक्वल्स टू, अगर ये इधर आता है तो 1 सी में से 0.9 सी अगर माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है, 0.1 सी। दोनों साइड 0.01 है वो तो हट जाएगा, यहां से आ रहा है ए बराबर सी। तो यहां से हमने ए और सी, ए बी सी हमने क्या लिए थे, कॉस्ट प्राइस लिए थे। तो यहां से हमें पता चल गया कि ए की और जो सी की कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेम है। आगे सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि बी और सी के संयुक्त बिक्री मूल्य पे उसे 5% का लाभ हो रहा है। अब देखो 5% का क्या मतलब हुआ, यहां पे हम देख लेते हैं 5%, 5% यानी 5/100 और कट करें तो 1/20, यानी कि 20 रुपए की वस्तु को
21 रुपए में, ठीक है। तो 1 रुपए की वस्तु कितनी होगी, 20, 21/20 में। अगर इसको और सोल्व करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1.05। 1 रुपए की वस्तु को 1.05 रुपीज में वो बेच रहा है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन देख रहे हैं, उसको देखते हैं कि बी और सी को संयुक्त बिक्री मूल्य 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट हमने साइड में निकाल लिया। अगर 1 रुपए की बात करें तो यानी 1 रुपए की वस्तु को वो 1.05, ये तो कॉमन सी चीजें हैं, ये वाली चीजें तो आपको आती होंगी आराम से परसेंटेज निकालना, या फिर आगे हम परसेंटेज का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट कंडीशन दे रखी है कि बी और सी संयुक्त मूल्य, तो बी और सी अगर इस केस में बात की जाए तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब देखो क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो प्रॉफिट क्लियरली बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी। और 5% का प्रॉफिट होने का क्या मतलब हुआ कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 5% यानी 1.05 गुना होगी। उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी, उस वस्तु की जो सेलिंग प्राइस होगी यानी बी और सी के संयुक्त रूप से जब बेचेंगे तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो उसकी कॉस्ट प्राइस की 1.05, 5% का मतलब हमने निकाल लिया 1.05 गुना होगी। इसी की कॉस्ट प्राइस की गुना होगी, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कम होती है। यानी उसने पुस्तक कम मूल्य में खरीदी है और ज्यादा मूल्य में बेच रहा है। सेकंड कंडीशन के अगर अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं तो बी प्लस सी, ये तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने गुना है, 1.05 गुना है किसकी, सॉरी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस की 1.05 गुना है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो रही है 1.2 बी प्लस 0.9 सी। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल सेलिंग प्राइस है और ये है कॉस्ट प्राइस। लेकिन 5% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मींस जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस की 1.05 गुना है। ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो 1.05 बी प्लस 1.05 सी आ रहा है यहाँ से, और यहाँ आ रहा है 1.2 बी प्लस 0.9 सी। अगर इन दोनों को सॉल्व करें, बी को इधर ले जाएंगे, सी को इधर ले आएंगे, तो दोनों को सॉल्व करो, देखिए क्या आता है 0.9। अगर इसमें से माइनस करें, इसको मैं 20 लिख लूं और इसको मैं 90 लिख लूं तो माइनस करना आसान हो जाएगा। तो 0.5 को इसमें से माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.05 सी माइनस 0.90 सी इक्वल्स टू, बी को इधर ले जाते हैं 1.0 बी माइनस 1.05 बी। ये कितना आ गया 0.5, ये आ गया 0.5 सी इक्वल्स टू, और ये भी आ गया 0.5, सॉरी बी है इधर इस साइड में आ गया बी। इतना नीचे का आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है 0.5 सी इक्वल टू 0.5 बी। अब 0.5 दोनों साइड से कट हो जाएगा तो यहां से हमारा आ रहा है सी इक्वल्स टू बी, यानी कि सी की और बी की जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है। तो फर्स्ट कंडीशन से हमें पता चल गया कि ए बराबर सी आ रहा है, सेकंड कंडीशन से हमें पता चल गया सी बराबर बी आ रहा है। तो दोनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं, दोनों कंडीशन से हम कंबाइन रूप से कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी, यानी ए बी और सी तीनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेम है। अब देखो तीनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी 10%, 20% और 10% की, तो 10% के अकॉर्डिंग ए की कॉस्ट प्राइस क्या आ रही थी, साइड में लिख लेते हैं, जगह नहीं बची यहाँ पे। तो 10% के अकॉर्डिंग ए की कॉस्ट प्राइस क्या है, 10, यानी 10 रुपए की वस्तु को 11 में बेच रहा है। ठीक है, बी की कॉस्ट प्राइस क्या है 20% के अकॉर्डिंग, 20% का मतलब 1/5, 5 रुपए की चीज को 6 में बेच रहा है।
और सी क्या कर रहा था, 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेच रहा है। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि ए, बी और सी की कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। तो इनकी जो कॉस्ट प्राइस है, ये वाली है कॉस्ट प्राइस, ये वाली सेलिंग प्राइस है, तो हम क्या कर देंगे, तीनों की कॉस्ट प्राइस बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए, बी, सी की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे टोटल आ रही है, ए की आ गई 10 रुपए की वस्तु 11, बी है वो 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 12 रुपए में। तो यहाँ से बी क्या आ गया, 10 रुपए की वस्तु 12 में। अब अगर तीनों की टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो क्या हो रही है, 10, 10, 10, 30 रुपीज। और तीनों की टोटल सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है, 11 प्लस 12 प्लस 9, 11 और 9 20 और 30, 12 कितने हो गए, 32। यानी टोटल तीनों की सेलिंग प्राइस हो गई 32 और कॉस्ट प्राइस हो गई 30। हमसे क्या पूछ रहा है कि सभी वस्तुओं की बिक्री पर, यानी अगर तीनों वस्तुओं को हम बेचते हैं तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है। तो तीनों वस्तुओं की अगर एक साथ बात की जाए तो 30 रुपए उनकी कॉस्ट प्राइस है और 32 रुपए उनकी सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 30 रुपए पे हो रहा है। तो 2 रुपए का अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 30 पे, और परसेंटेज निकालना है इंटू 100 कर देंगे। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, 20/3 यानी 6.66% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6.66%। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा इसलिए हो रही है आपको समझाने के लिए। आपको बेसिक सा करना है, 3 वस्तुएं दे रखी हैं, तीनों का प्रॉफिट और लॉस हमें पता है, तीनों के हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम तीनों की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 कंडीशन दे रखे हैं कि अगर ए और सी को एक साथ बेचते हैं तो ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। यानी इस कंडीशन में दोनों चीजें क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएंगी। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ए और सी बराबर आ रहा है। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि बी और सी को संयुक्त रूप से बेचने पे 5% का लाभ होता है। तो सेकेंड कंडीशन हमारी ये वाली बनती है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 1.05 गुना है, क्योंकि 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है C इक्वल्स टू B। तो दोनों कंडीशन से हमें पता चलता है कि A बराबर B बराबर C, यानी तीनों वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेम है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से कॉस्ट प्राइस देखते हैं, तीनों की सेम कॉस्ट प्राइस करते हैं तो हमारा क्या आता है, कॉस्ट प्राइस टोटल 30 रुपीज और सेलिंग प्राइस टोटल आता है 32 रुपीज। तो 30 रुपए की वस्तु को 32 में बेच रहा है, यानी उसे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 30 रुपए पे हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता प्रत्येक 100 रुपए के लागत मूल्य वाली वस्तु बेचता है, यानी 100 रुपए जिस वस्तु की कॉस्ट प्राइस है उसे वो बेचता है। इन वस्तुओं को पहले 8 माह के दौरान प्रीमियम मूल्य पर और अगले 4 माह के दौरान बिक्री मूल्य पर, जो कि प्रीमियम मूल्य का आधा है। तो बिक्री मूल्य के लिए हमें बताया है कि ये क्या है, प्रीमियम मूल्य का आधा है, पर बेचता है। वह वर्ष के अंत में 20% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक माह समान संख्या में वस्तुएं बेची जाती हैं। हर महीने क्या है, समान संख्या में वस्तुएं बेची जा रही हैं। तो वस्तु का प्रीमियम मूल्य क्या है ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या 100 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली पुस्तक बेच रहा है कोई विक्रेता है, जो पहले 8 महीने के लिए तो उनको प्रीमियम प्राइस पे बेच रहा है और जो नेक्स्ट 4 महीने उन पे बिक्री मूल्य पे बेच रहा है। और बिक्री मूल्य बताया कि प्रीमियम मूल्य का आधा है और साल के अंत में 20% शुद्ध लाभ। अगर साल के अंत में वो कैलकुलेट करता है तो उसे टोटल ओवरऑल पे 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमसे पूछ रहा है प्रीमियम मूल्य क्या है। साथ में ही कंडीशन दी है कि प्रत्येक माह समान संख्या में वस्तुएं बेची जाती हैं। तो यहाँ पे हमें वस्तु की कॉस्ट प्राइस दे रखी है। क्या दे रखी है, 100 रुपए लागत मूल्य। लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे वस्तु की कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है 100 रुपए। हमें क्या पता करना है, प्रीमियम मूल्य। तो जो हमसे पूछ रहा है वो हम मान लेते हैं प्रीमियम मूल्य। ये हमसे पूछा है तो हम मान लेते हैं कि प्रीमियम मूल्य
P रुपीज है, ठीक है। अब बिक्री मूल्य की बात कर रहा है तो बिक्री मूल्य भी देख लेते हैं। बिक्री मूल्य के लिए बोल रहा है कि प्रीमियम मूल्य का आधा है, यानी अगर P प्रीमियम मूल्य है तो बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इन वस्तुओं को पहले 8 माह के दौरान प्रीमियम मूल्य पे, यहां पे तो ये वस्तु क्या कर रहा है, वस्तु ठीक है बेच रहा है। 4 माह के दौरान तो प्रीमियम मूल्य पे, ये हमें कॉस्ट प्राइस पता है। अगर हम इन वस्तुओं की सेलिंग प्राइस निकालें, अगर हम मान के चलें कि वो हर महीने एक वस्तु बेच रहा है तो साल में कितनी वस्तुएं बेच देगा, क्योंकि हर महीने वो क्या है समान वस्तुएं बेचेगा, तो साल में वो 12 वस्तुएं बेच देगा। तो अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 12 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, इंटू 12 कर देंगे, 1200 रुपए आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु की कॉस्ट प्राइस हमें पता है और हम मान के चल रहे हैं कि हर महीने वो एक पुस्तक बेच रहा है, तो साल की उसने, पूरे वर्ष की उसने 12 वस्तुएं पुस्तकें जो है वो बेच दी। तो पूरे साल का, क्योंकि एक साल पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, इसलिए हमें एक साल का 1 ईयर का जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 20% जो शुद्ध लाभ दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, 1 ईयर का दे रखा है। तो एक साल का हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, 1200 रुपए आ रहा है। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो इसने बोला है कि स्टार्टिंग के जो 8 महीने हैं वो तो दे रहा है प्रीमियम प्राइस पे, तो प्रीमियम प्राइस पे कितने महीने दे रहा है, 8 महीने, तो 8P हो जाएगी, प्लस बाकी के 4 महीने हैं वो दे रहा है बिक्री मूल्य पे, तो बिक्री मूल्य क्या है, P/2 है। तो पूरे साल का अगर सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 8P प्लस 4P/2। इसको सॉल्व करते हैं, 8P प्लस ये क्या हो गया 2P, यानी कि टोटल हो गया 10P। यहां से हमें एक साल का, ये भी 1 ईयर सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस पता चल गया। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पूरे साल का 20% प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु पे उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 रुपए की वस्तु को वो 6 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है और सेलिंग प्राइस है 6 रुपए। लेकिन हमें यहाँ पे पता है हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 1200 रुपए, यानी इस 5 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1200, 1200 रुपए है। तो कितने से गुणा करने पे 1200 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो, 5 दूनी 10 और 240 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहे हैं, 1200। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो 1440, यानी 1440 रुपए। तो हमारे अकॉर्डिंग निकली थी सेलिंग प्राइस 10P और यहाँ पे एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है वो है 1440 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि जो 10P की वैल्यू है वो क्या है, 1440 रुपए, क्योंकि ये भी एक साल का वस्तु का सेलिंग प्राइस है और ये भी एक साल का वस्तु का सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से 10P की वैल्यू 1440 रुपए है, तो 1P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 10 कर दो, 144 आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रीमियम मूल्य क्या है। हम प्रीमियम मूल्य क्या मान के चले थे, P मान के चले थे, और हमने P की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली, कितनी आ रही है, 144। तो यहाँ से हमें वस्तु का जो प्रीमियम मूल्य है वो पता चल गया, कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 144। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे बिक्री मूल्य पूछे तो भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसका हाफ करके इसमें बिक्री मूल्य आ जाएगा। तो या तो प्रीमियम मूल्य पूछ सकता है या बिक्री मूल्य पूछ सकता है, तो हम दोनों ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक फल विक्रेता 120 शिमला सेब 100 रुपए के 4 खरीदता है, कि 120 शिमला सेब हैं जो कि 100 रुपए के 4, यानी 4 सेब के 100 रुपए देता है, तथा 120 गोल्डन सेब हैं 100 रुपए के 6 खरीदता है। उन सब को मिला देता है और 200 रुपए के 10 सेब के हिसाब से वो बेच देता है। तो ओवरऑल में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो जैसे जैसे दे रखा है क्वेश्चन में वैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है शिमला सेब सॉरी, तो सबसे पहले हम शिमला सेब की बात कर लेते हैं।
अगर शिमला सेब की बात करें तो क्या बोल रहा है कि 100 रुपए के 4 खरीदता है, यानी 4 सेब ले रहा है 100 रुपए के। तो एक सेब कितने का लेगा? 100/4 का। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने सेबों की बात हो रही है? 120 सेबों की बात हो रही है। तो 120 अगर शिमला सेब की बात करें तो कितने रुपए के होंगे? 100/4 इंटू 120, 3 टाइम्स आएगा, यानी 30 टाइम्स कट हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 3000 रुपए के 120 सेब के टोटल कितने हो गए? 3000 रुपए। ये तो ये खरीद रहा है, यानी ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। अब 2 वस्तुओं की यहाँ पे बात हो रही है, शिमला सेब और गोल्डन सेब, तो इसको हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 1। सॉरी। दूसरा देखते हैं कि 120 गोल्डन सेब। अब अगर हम गोल्डन सेब की बात करें, अगर गोल्डन सेब की बात करें तो उनका क्या भाव ताव है? 100 रुपए के 6 सेब खरीदता है, यानी 6 सेब की कीमत है 100 रुपए। अगर गोल्डन सेब की बात की जाए तो 6 सेब की कीमत क्या है? 100 रुपए। तो एक सेब की कीमत कितनी आएगी? 100/6 रुपए। लेकिन हमें कितने दे रखे हैं टोटल? हमें तो टोटल 120 गोल्डन सेब दे रखे हैं। तो 120 गोल्डन सेब की प्राइस कितनी आ जाएगी? 120 क्या आ जाएगी? 100/6 इंटू 120। अगर इसको कट करते हैं तो कितने? 2000 रुपए बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हम सारे सेब, ये 120 शिमला सेब प्लस 120 गोल्डन सेब, ये क्या हो गया? ये CP2 हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु और कॉस्ट प्राइस पहली वस्तु की। 120 तो शिमला सेब और 120 जो गोल्डन सेब है, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम 200 रुपए के 10 सेब के हिसाब से बेच देते हैं। तो ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस थी, क्योंकि इस प्राइस पे तो ये दोनों प्रकार के सेबों को खरीद रहा है। अब ये क्या कर रहा है? दोनों सेबों को मिक्स कर दिया और दोनों को 200 रुपए के 10 सेब के हिसाब से बेच देता है। तो अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस की बात करें तो दोनों सेबों की सेलिंग प्राइस, यानी दोनों को मिक्स कर रहा है, तो 120 तो शिमला सेब है और 120 ही गोल्डन सेब है। तो प्राइस क्या है? 200 रुपए के 10 सेब बेच रहा है। तो 10 सेब बेच रहा है ये, अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें 200 रुपए में। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो एक सेब कितने का बेचेगा? 200/10। तो टोटल 240 सेब हो गए, 120 शिमला प्लस 120 गोल्डन सेब। तो टोटल, क्योंकि सबको मिक्स करके टोटल 120 सेब, 120 प्लस 120 यानी 240 सेब को ये की प्राइस क्या हो जाएगी? 200/10 इंटू 240। अगर इसको यहां से कट करते हैं तो क्या आ रहा है? 4800 रुपीज। अब हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, कि इन सब में उसको कितना लाभ या हानि कितना हो रहा है, वो हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल सेबों की कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस। तो अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस 1 प्लस कॉस्ट प्राइस 2, अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा। तो टोटल CP कितना बन रहा है? 3000 प्लस 2000, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस है 5000। यानी उसने टोटल जो 240 सेब हैं वो 5000 रुपए में खरीदे हैं और 240 सेब की सेलिंग प्राइस यहाँ हमने पता कर ली। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो है 4800 रुपए, 4800 रुपए। यानी कि उसने टोटल 5000 में तो सेब खरीदे हैं और 4800 रुपए में, 4800 रुपए में उन्हें बेच रहा है। तो ओवरऑल उसे क्या हो रहा है? ओवरऑल तो उसे लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? यहां से अगर हम बात करें तो कितने का हो रहा है? 5000 माइनस 4800। 5000 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 4800 में बेच रहा है 4800 रुपए में। तो कितना लॉस हो रहा है? 200 रुपए का। कितने पे हो रहा है? 5000 पे हो रहा है। तो अगर हम लॉस परसेंटेज की बात करें तो 200 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पे? 5000 पे हो रहा है। हमें क्या करना है? परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो इसको कट कर दो। यहां से क्या आ गया? 4% लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल यहां से हमें पता चल गया कि उसने दोनों टाइप को सेब को मिलाने के बाद उसको कितना लॉस हो रहा है? 4% का उसे ओवरऑल पे लॉस हो रहा है।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4% हानि। जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। एग्जाम के आए हुए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।